नमस्कार। जब हम एक बच्चे को गोद लेते हैं तो उसके जीवन में कई तरह के रंग, कई तरह की उम्मीदें भर देते हैं। उसके पास एक परिवार होगा, माता पिता होंगे जो सुख दुख में उसके साथ होंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे। एक बच्चे को गोद लेने का फैसला उससे स्नेह का और बेहतर भविष्य का वादा भी है। गोद लेने की प्रक्रिया क्या है, इससे जुड़ी कौन सी बातें हैं जो जानना बेहद ज़रूरी है, आज इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास विभाग में जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट जी। नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ जिला बाल संरक्षण इकाई में संरक्षण अधिकारी के पद पर तैनात रश्मि बिष्ट जी मौजूद हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी मीना जी, जो आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जब हम गोद लेना कहते हैं, कानूनी तौर पर अगर हम इसे परिभाषित करें, गोद लेना है क्या, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? जैसे वर्षा जी गोद लेने का है तो उसमें जेजे एक्ट के अंतर्गत जी जो और कारा की गाइडलाइन के अनुसार अगर गोद बच्चा दत्तक ग्रहण में जाता है तो उसको एक तरह से लीगली जिस बच्चे को CWC लीगली फ्री करती है और उस बच्चे को जब इस प्रक्रिया के अनुसार गोद दिया जाता है और उस बच्चे को एक परिवार मिलता है और वो उस परिवार उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह जैसे अपनी जैविक संतानें होती हैं उनके अनुसार उसको सारे अधिकार मिलते हैं। तो ये एक लीगल प्रोसेस है गोद लेने तो इस तरह हम किसी बच्चे को जो माँ बाप जिनके पास जो निसंतान है या जहाँ उनकी अपनी संतान भी है लेकिन बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो एक पूरा कानूनी प्रोसेस है जिसे पूरा करना पड़ता है। रश्मि जी, जैसे अभी मैम ने बातचीत में कुछ एजेंसीज के नाम लिए, जैसे कारा है, CWC है, तो ये कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो गोद लेने की प्रक्रिया में काम करती हैं? वर्षा जी, मैं बताना चाहूँगी कि कारा एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। ये देश में ही नहीं, मतलब विदेश में भी अगर बच्चों को गोद दिया जाता है तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग कारा के थ्रू होती है। उसमें कारा जो होती है बच्चों के उनमें एक उनका ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें माता पिता ऑनलाइन आवेदन करते हैं जिसके लिए वो caring.wct.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उसमें अगर वो भारतीय हैं तो वो डायरेक्ट केयरिंग पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और यदि वो विदेशी नॉन रेजिडेंशियल अंतर्देशीय कंट्री के निवासी हैं तो उसके अंतर्गत वो आफा के थ्रू उनसे संपर्क करके केयरिंग पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। वो डायरेक्ट केयरिंग पर आवेदन नहीं कर सकते हैं जी। उसके बाद आफा उनकी होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करेगी, उनके दस्तावेज की जांच करेगी, तत्पश्चात वे केयरिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे आफा के थ्रू। ठीक है। और इसके अलावा भी एजेंसीज हैं, जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई है या जो CWC की आपने बातचीत की, ये एजेंसीज किस तरह से काम करती हैं? जी, इसके कारा के बाद राज्य में सारा का एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। उनका काम भी सेम कारा के थ्रू होता है, लेकिन वो राज्य में जितनी भी DCPO है, सा है, CWC है, तो उनकी सारी मॉनिटरिंग सारा के अंतर्गत होती है जी। तो ये एक राज्य की नोडल एजेंसी हो गई। साथ में हमारे यहाँ DCPO होती है जो प्रत्येक ज़िले में इसका गठन किया गया है। DCPO का इसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होते हैं और उन्हीं के जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं चलती हैं उनमें रहने वाले बच्चों को दत्तक ग्रहण में दिया जाता है। फाइनल ऑर्डर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही पारित किए जाते हैं जी। और साथ में CWC है। CWC भी प्रत्येक ज़िले में CWC का गठन किया गया है। इसमें 5 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष व 4 मेंबर होते हैं। बाल कल्याण समिति का ऐसे बच्चों के लिए काम करती है जिन्होंने देख रेख व आवश्यकता वाले श्रेणी के बच्चे होते हैं। बाल कल्याण समिति का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों और उनके अधिकारों का संरक्षण करना है, साथ में उन्हें प्रोटेक्शन, आवास आदि सुविधाएं प्रदान करना है जी। और एक चीज़ और, ये जो कारा की हमने बात की और फिर जो स्टेट लेवल पे सारा की, इनका फुल फॉर्म क्या होगा, जिससे कि हमारे दर्शक अगर कभी इनको अप्लाई करना हो, किसी को इच्छा हो जानने की तो और जान सकें? जी, इसका कारा की फुल फॉर्म है केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण। भारत सरकार की ये नोडल एजेंसी है और राज्य में सारा, जिसे हम सारा कहते हैं, तो राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म है जी।
और मीना जी, किस तरह के बच्चे, जब हम गोद लेने की बात करते हैं कि तो एक माँ बाप के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं, तो वो किस तरह के बच्चे होते हैं और वो उनकी देख रेख वो कहाँ रखे जाते हैं जिनको वो माँ बाप गोद लेने के लिए जाएंगे, तो और किस तरह से की जानकारियाँ उनके पास होनी चाहिए? देखिए, हमारे पास इस बाल कल्याण समिति के माध्यम से ही OAS, ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड बच्चे आते हैं जी। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि लोग कभी जो अनवांटेड चाइल्ड जो हैं उनको किसी को सड़क के किनारे फेंक दे रहे हैं जी। और या जो बच्चा माता पिता नहीं रखना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को किसी भी, जैसे कहीं बच्चा मिला तो उस बच्चे को किसी ने देखा तो उसको पुलिस के माध्यम से या चाइल्ड लाइन के माध्यम से CWC के सामने प्रस्तुत करके, और बाल कल्याण समिति जो हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसके आदेश किसी होम में रखने के करती है। तो उसको किसी सा में, जो सा यानी स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी, सा जो है सा में उसकी पूरी देखभाल की जाती है, उसके हेल्थ को लेके, उसके खाने, जो भी खान पान है उसका, उसको लेके, और उसके फिर उसका अडॉप्शन का प्रोसेस प्रारंभ किया जाता है। और इसी तरह से जो एक ऑर्फन बच्चे हो गए, अबैंडेंट हो गए, जो माता पिता के द्वारा जानबूझकर कहीं छोड़ दिए गए हैं जी। और तीसरी कैटेगरी सरेंडर्ड, ऐसे भी माता पिता है जो बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं जी। और उन बच्चों को वो जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण या किसी अन्य कारण से, तो उन बच्चों को वो CWC के सामने सरेंडर कर देते हैं। उसमें 2 सरेंडर डीड भराई जाती हैं उनसे, और उसके बाद फिर वो बच्चों को एडॉप्शन के लिए वो रेडी हो जाते हैं बच्चे। और यहाँ से फिर हम लोग उसे कारा के पोर्टल पर अपलोड करके उनकी सबसे पहले मेडिकल जो है MER, मेडिकल एग्जामिन रिपोर्ट बनाई जाती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और फिर उसके जो जितने भी उससे ज़रूरी दस्तावेज हैं वो अपलोड करके जी। और कारा के पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो क्या ये जो डेटाबेस होता है ये बच्चों का, ये पब्लिक होता है, इसे कोई भी देख सकता है, एक्सेस कर सकता है या नहीं? नहीं, जो कारा का जो, इसमें कारा की ही जो है मॉनिटरिंग है, जो डेटाबेस है वो कारा के थ्रू देखा जाता है, क्योंकि इसमें जो मैचिंग जो करवाई जाती है वो कारा की तरफ से कराया जाता है, क्योंकि एक तरफ से पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है उनकी, और उधर से हम लोग बच्चे जो एजेंसी में आते हैं वो हम लोग अपलोड करते हैं। तो इसकी जो मैचिंग है वो कारा द्वारा करा के फिर रेफरल आता है, वो पेरेंट्स को भी जाता है और हमें भी मैसेज आता है, तो आपस में हम लोग वो करके बात करके तो, और उनसे फिर संपर्क करके, तो किसी भी डेट पे उनको आपस में किसी डेट पर उन्हें बुला के वो एजेंसी में आते हैं, और उसके बाद वो बच्चा देख के अपना प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है जी। प्री फॉस्टर में ले जाते हैं। ठीक है रश्मि जी, हाल ही में एक मिशन वात्सल्य भी लाया गया है। मिशन वात्सल्य क्या है और इसका पूरा उद्देश्य क्या है, और बच्चे गोद लेने के प्रोसेस में इसकी क्या भूमिका है? वर्षा जी, मैं बताना चाहूँगी कि मिशन वात्सल्य एक भारत सरकार की स्कीम है। इसके अंतर्गत संस्थाएं भी संचालित हैं, स्पॉन्सरशिप योजना भी दी जा रही है बच्चों को, ऑर्फन, अबैंडन, सरेंडर बच्चों को, और जैसे विडो महिलाएं, उनके बच्चों को भी स्पॉन्सरशिप 4,000 रुपये दी जाती है इसके अंतर्गत। साथ में इन्होंने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, मिशन वात्सल्य का पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें पहले क्या होता था कि हम बच्चों को अलग अलग पोर्टल में उनका पंजीकरण किया जाता था जी। लेकिन अभी भारत सरकार ने एक यूनिफाइड पोर्टल तैयार किया है जिसे मिशन वात्सल्य के नाम से जाना जा रहा है। इसमें सभी तरह के बच्चों का, जो जितने भी JJ एक्ट के अंतर्गत जितने भी बच्चे आएंगे उन सभी का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में किया जाएगा, चाहे वो मिसिंग कैटेगरी के हैं, चाहे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, चाहे वो अबेंडन या ऑर्फन, सरेंडर या फिर अडॉप्शन के लिए जो बच्चे जाएंगे। इसमें हम एक ही पोर्टल में हम सभी बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हम इससे बच्चे का जो भी आगे का प्रोसेस है वो ईजी हो पाए, इसलिए एक ही पोर्टल में किया गया है। साथ में इसमें एक टाइमलाइन है कि बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट हम एक साथ चेक कर सकते हैं कि किस बच्चे के साथ में क्या प्रोसेस किया गया है उसमें। और जब हम ये सारी बातचीत कर रहे हैं कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट की बातचीत कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर बच्चा जब वो शिशु सदन में रहता है तो वहाँ पर भी वो शिक्षा ग्रहण करता है, ये प्रक्रिया उसकी देखरेख किस तरह से हो रही होती है? जी, उसके लिए मैम सबसे पहले जब डिस्ट्रिक्ट में कोई बच्चा मिलता है
तो सबसे पहले उसे हम बाल कल्याण समिति के समक्ष, कोई भी हो, चाहे वो पुलिस हो या सोशल वर्कर हो या चाइल्ड लाइन के थ्रू बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है बच्चे को। उसके बाद बाल कल्याण समिति बच्चे के होम में रखने के ऑर्डर करती है। जब बच्चे का होम में उसका ऑर्डर हो जाता है, आदेश हो जाता है, बच्चे का प्रवेश हो जाता है, उसके पश्चात अगर बच्चा छोटा है तो उसकी देख रेख, सुरक्षा और स्वास्थ्य की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होती है। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी संस्था से बाहर बच्चे जाते हैं और वहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे नॉर्मल संस्था से बाहर रह के बच्चे ग्रहण करते हैं। जी बिल्कुल। और मीना जी, मैं चाहूँगी कि आप एक सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि किसी परिवार को बच्चा गोद लेना है तो पहले कहाँ आवेदन करेगा और पात्रता की शर्तें क्या हैं? जैसे इसमें अगर कोई माता पिता हैं या कोई फैमिली बच्चा लेना चाह रही है तो उसमें जो मैरिड कपल हैं वो भी बच्चा ले सकते हैं जी। और अगर कोई सिंगल पेरेंट है, जैसे कोई महिला है वो लेना चाहे, या कोई पुरुष है सिंगल पेरेंट है या मतलब सिंगल है, मैरिड नहीं है, तो वो भी बच्चा गोद ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक है कि अगर कोई महिला है तो वो गर्ल और बॉय दोनों में से कोई भी बच्चा ले सकती है। लेकिन अगर पुरुष है तो उसको सिर्फ बॉय ही के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर सिंगल पुरुष है जो बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसे सिर्फ एक लड़के को ही गोद दिया जा सकता है। इसमें एज का भी क्राइटेरिया है। जैसे अगर दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी एज दोनों की मिला के 85 ईयर्स हो रही है तो उन्हें छोटा बच्चा मिल जाएगा 0 to 2 ईयर्स का। और अगर वो हस्बैंड और वाइफ की एज 90 ईयर्स के आसपास हो रही है तो उन्हें फिर 2 से 4 साल का बच्चा गोद मिलेगा। और इसी तरह अगर बड़ा बच्चा है तो 8 साल से ऊपर का, 4 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसके लिए 100, दोनों की हस्बैंड वाइफ की एज 100 साल के आसपास, 100 साल ही एग्जैक्ट वो रखी है उसमें। और अगर 8 साल से ऊपर, जैसा कि अभी एक वो है कि 8 साल से ऊपर के भी बच्चों को 18 साल तक गोद लिया जा सकता है, तो उसमें जैसे इससे ऊपर 100 से ऊपर अगर 110 साल रखा है तो 110 साल की एज तक भी पेरेंट्स उनको बच्चों को गोद ले सकते हैं। इसमें जो फैमिली है उसकी एज के साथ साथ उसकी अदर वो भी देखा जाता है। जैसे एक इकोनॉमिक बात एक पहले और स्पष्ट करते हैं, जब आप कह रहे हैं कि 80 साल है, दोनों की उम्र मिलाकर 100 साल है, 110 साल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें जैसे अगर हस्बैंड 40 इयर्स के हैं और वाइफ भी 40 की है तो दोनों की मिला के 80 वर्ष होनी चाहिए। या हस्बैंड अगर 50 इयर्स के हैं और वाइफ की एज 45 है तो भी वो उससे कम है, तो वो भी उसी के लिए, छोटे बच्चे के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो ये इस आधार पे इस उम्र को बनाया गया है कि मतलब बड़े बच्चे बहुत छोटे, अगर किसी की एज 55 ईयर्स से ऊपर हो रही है या 100 साल, दोनों की मिला के भी मतलब 100 साल से ऊपर हो रही है एज, तो हो सकता है वो बहुत छोटे बच्चों को पालने में समर्थ मतलब उतने ना हो, तो ये क्राइटेरिया गाइडलाइन में ही दिया गया है। दूसरा, इसके साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है कि कम से कम वो बच्चे को एक ऐसी परवरिश दे सकें। एग्जैक्ट कोई ऐसी इकोनॉमिक जो है वो फिक्स नहीं है कि उसका मंथली इतनी इनकम हो, लेकिन ये देखा जाता है कि वो कम से कम उस बच्चे को ऐसी परवरिश दे जिसको वो गोद लेके जा रहा है कि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। उसके शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य का या अन्य जो उसकी और भी ग्रोइंग में उसको स्किल्स जो हैं वो आगे उसको फुलफिल कर सके। तो इतनी आर्थिक स्थिति उसकी बच्चों, तो आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए, फैमिली का स्वास्थ्य भी होना चाहिए कि वो खुद फिट हैं या नहीं। दूसरा, उसमें उनका एक मेडिकल रिपोर्ट भी लगती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों फिट हों और ये ना हो कि मतलब उनकी फिजिकली जो स्थिति है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्थिति भी उनकी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बच्चा पालना है आगे एक लंबे टाइम तक, तो वो भी स्वस्थ, मतलब उनकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक होनी चाहिए जी। और रश्मि जी, जब एक बच्चे को गोद दिया जाता है तो फिर उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है कि उसकी देखरेख ठीक से हो रही है कि नहीं, उसकी परवरिश, उसका शिक्षा, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, क्या इसकी मॉनिटरिंग का प्रोसेस क्या है? जी, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे बच्चा अडॉप्शन में चला जाता है तो उसके बाद जो भी एजेंसीज़ होती हैं
या डिस्ट्रिक्ट में अगर बच्चा गया है तो उसकी एजेंसी 2 साल तक मॉनिटरिंग करते हैं उसके। चाहे विदेश में गए हैं तो वहाँ पे भी उनकी एक मॉनिटरिंग एजेंसी होती है जहाँ से उनकी फॉलोअप रिपोर्ट हर 6 महीने में उनकी बच्चे की 6 रिपोर्ट आती है, जिसमें बच्चे की शिक्षा और बच्चे से बातचीत की जाती है, परिवार से बातचीत की जाती है, आस पड़ोस से बातचीत की जाती है, बच्चा अपने घर में खुश है कि नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। जी, तो मतलब ये समय समय पर देखा जाता है, पूछा जाता है। उसके पश्चात ये रिपोर्ट पोर्टल पे अपलोड होती है। अच्छा, कारा के पोर्टल पे। ठीक है। और जो ये गोद लेने का पूरा प्रोसेस है, इसमें किस तरह के बच्चे, मतलब ये भी होता है कि कई बार कोई बच्चा कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसको गोद लेने का प्रोसेस क्या है, या कोई माँ बाप हैं जो अपने ही रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले रहे हैं और कई बार वो उसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते, यहाँ पर किस तरह के नियम हैं? इसमें जो रिलेटिव एडॉप्शन है और स्पेशल नीड जो चाइल्ड आपने बताया उसका एडॉप्शन है, वो भी कारा के तहत आता है। इसमें जैसे रिलेटिव है और जिस तरह से कोई भाई बहन है जी, तो वो आपस में एक दूसरे का बच्चा गोद लेना चाह रहे हों, या फिर कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स की डेथ हो गई है और उस बच्चे को नाना नानी ब्लड रिलेशन, और वो भी पास का, बहुत दूर के ब्लड जो रिलेशन है उसमें नहीं बच्चे को इसमें कारा के तहत अडॉप्ट कराया जाता। इसमें जैसे पास का, जैसे दादा दादी, नाना नानी या बुआ हो गई, मामा मामी हो गए, चाचा चाची हो गए, तो वो इस तरह आपस में रिलेटिव जो हैं वो उसको गोद लिया जा सकता है। उसमें CWC से लीगली फ्री कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चा ऑलरेडी फैमिली में है। अच्छा, हाँ, लेकिन उसमें बाद में जो उसकी एक होम स्टडी रिपोर्ट बनती है उसके बाद फिर उनकी CWC की भी संस्तुति उसमें आवश्यक है। जी। दूसरा जो आपने बताया वर्षा जी कि स्पेशल चाइल्ड है, उसके लिए तो जो हमारा इतनी क्यू जो इतनी लंबी है पेरेंट्स की, उससे हट के इमीडिएट एडॉप्शन जो है वो भी उसमें प्लेसमेंट हो जाता है उसमें। क्योंकि आजकल के मतलब इतनी जो इसके लिए जागरूकता प्रचार प्रसार इस तरह हो रहा है तो लोग स्पेशल नीड चाइल्ड जो है उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनको भी आम जो बच्चे हैं उनकी तरह एक अच्छा जीवन दिया जा सके। जी बिल्कुल। तो जो ये पूरा अडॉप्शन का प्रोसेस है, ये स्मूथ प्रोसेस हो, इसमें कितना समय लग जाता है? अगर एक दंपति है, माँ बाप हैं, वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में? मैं ये बताना चाहूँगी कि जनपद देहरादून में अगर किसी पेरेंट्स ने 2021 में आवेदन किया हुआ है तो आज की डेट में उसका नंबर आ रहा है, मतलब इस ईयर आ रहा है 2025 में, मतलब 3 या 4 साल 3 से 4 साल का टाइम इसमें लग जा रहा है इसमें इस प्रोसेस में। तो ये बहुत लंबा समय है अगर आप एडॉप्शन के प्रोसेस में जाते हैं तो इसके लिए। स्टार्टिंग जब ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था उस समय जो पेरेंट्स आ रहे थे तो लगभग 1 साल 1.5 साल, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए ये जागरूकता ही बढ़ रही है कि बहुत से पेरेंट्स अब अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसलिए इस वजह से उन्हें काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। क्या ऐसी भी कोई योजना है कि ये जो समय है, जो 3 साल या 4 साल का इंतज़ार बहुत लंबा है, इसे कम किया जा सके, इसके लिए भी कोई ऐसी कार्रवाई चल रही है? एक्चुअली मैम जितने पेरेंट्स और इनके बच्चों की जो उपलब्धता होगी उसी के अनुसार नंबर इनका आता है। लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बच्चों की संख्या जो राजकीय गृह में रहते हैं या अनाथ बच्चे हैं वो नंबर बहुत ज़्यादा है और जो अडॉप्शन रेट है वो उसकी तुलना में कम है। तो क्या हम दूसरे शहर से भी अडॉप्शन, अगर कोई दंपति है और वहाँ पर बच्चे नहीं हैं तो हम दूसरे शहर से भी अडॉप्ट कर सकते हैं? इस तरह का भी कोई इंटरनल प्रोसेस है क्या? नहीं, ऐसा इंटरनल तो कुछ नहीं है प्रोसेस कि इंटरनली हम किसी अन्य शहर से। इसमें मेन वही है कि आप जो कारा की वेबसाइट, कारा की जो पोर्टल पे जाके आपने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें अब जोन वाइज बांट दिया है। अच्छा, पहले इसमें पूरे नेशनल लेवल पे था कि कहीं से भी आपको बच्चा लेकिन मिल जाता था, लेकिन अभी उसे जोन वाइज कर दिया। तो नॉर्थ जोन में अगर हम कर रहे हैं तो उसमें यहाँ यूपी और यहाँ और दिल्ली, इधर से कहीं से भी बच्चा उपलब्धता के अनुसार उनको रेफरल आ जाएगा।
तो अमूमन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि बच्चे होते कितने हैं सेंटर्स में, और जो गोद लेने वाले माँ बाप होते, आप कह रहे हैं कि वो ज़्यादा होते हैं, वो आवेदन करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, ऐसा? काफ़ी है। इसीलिए जो है कि लेने में जो समय लग रहा है, एक लंबा समय कि 2 साल 3 साल लग जा रहे हैं, वो इसी वजह से है कि उनकी जो वो है कि एक काफ़ी लोग हैं जो इच्छुक हैं दंपत्ति लेने के। और दूसरा इसमें जैसे आपने अभी बताया कि जो समय का है कि कहीं से ले लें या इस तरह, तो वो एक तरह से अगर हम इस तरह हम ले लेते हैं बच्चा कहीं से, तो फिर वो एक तरह से इलीगल वाली भी बात आ जाती है। बिल्कुल, कि अगर हम जल्दी में ले रहे हैं या बिचौलियों के माध्यम से कोई ले रहे हैं, तो वो फिर इलीगल एडॉप्शन, ये भी एक बड़ा खतरा है। हाँ, बहुत। अगर आपने गलत तरह से बच्चे को गोद में लिया है तो वो इलीगल भी होगा। हाँ, बिल्कुल इलीगल है। और उसके लिए जेजे एक्ट में का जो सेक्शन 80 है और 81 है, उसमें प्रावधान है कि अगर कोई इस तरह का बच्चा खरीद रहा है या बिचौलियों के माध्यम से पैसे दे के कहीं से लिया है, सबसे पहले तो उस बच्चे को लीगल राइट्स भी नहीं मिल पाएंगे। और दूसरा फिर इसमें सज़ा का प्रावधान है, उसमें 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना भी है एक्ट में। और फिर दूसरा जेजे एक्ट में अगर कोई इस तरह, अगर कोई संस्था भी, कोई भी संस्था इस तरह बच्चा बेच रही है या इस तरह से खरीद फरोख्त बच्चे की कर रही है, तो उनके लिए तो 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना भी है। मैं ये भी चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बहुत संक्षेप में जेजे एक्ट के बारे में अगर आप बता सकें कि किस तरह से बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ये कानून काम करता है। ये जेजे एक्ट जो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, ये 2015 में जो इसका जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें एक नई उसमें रूपरेखा में आया था। तो इसमें जो हमारे CNCP बच्चे हैं, जो चाइल्ड, जो हमारे नीड और केयर प्रोटेक्शन वाले बच्चे हैं, उनको लेकर, और जो हमारे जुवेनाइल्स बच्चे हैं उनको लेके, इसमें बहुत से एक्ट जो हमारा ये बना है, तो उसमें उनके देखभाल और जो उनके संरक्षण को लेके ये एक्ट बनाया गया है। तो इसी के अनुसार ऐसे बच्चों के साथ पूरा ये एक्ट उनको प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण देता है, जिसके लिए ये सारी एजेंसियां, ये CWC, जेजे बोर्ड जो है, और हमारा DCPU है डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, और इससे ऊपर फिर हमारा जो विभाग है पूरा, जो सारा है और कारा है और पूरी WCD जो डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ इन्हीं बच्चों को, जो CNCP हमारे बच्चे हैं, इनको लेके कार्य कर रहा है। बिल्कुल। और रश्मि जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ उत्तराखंड को लेकर किस तरह की स्थिति है बच्चे गोद लेने के मामले में, और जो बच्चे यहाँ के राजकीय गृहों में होंगे, तो वहाँ पर गोद लेने के लिए एक तो जागरूकता भी कितनी है, और क्या बच्चे, अगर कोई माँ बाप गोद लेना चाहते हैं तो बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्या स्थिति है? मैं इसमें गोद लेने का जो प्रोसेस है, संस्थाओं में बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स छोटे बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। साथ में संस्थाओं में बड़े संख्या में बच्चे रह रहे हैं, लेकिन उनको बड़े बच्चों को कोई अडॉप्ट करना नहीं चाहता है। और साथ में स्पेशल नीड जैसे बच्चे हैं, तो उनको भी अडॉप्शन, उनका प्रोसेस बहुत कम है, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादातर छोटे बच्चों को ही, इन्फेंट बेबी को ही गोद लेना चाहते हैं। जी, ठीक है। और मीना जी, बहुत क्या जागरूकता बढ़ाने के लिए गोद लेने के प्रोसेस को किसी तरह के कार्यक्रम आप लोग करते हैं, जागरूकता कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और गोद लेने के लिए बच्चों को आगे आएँ? हाँ, बिल्कुल। समय समय पर हमारे जो विभाग के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं मैम, और जो भी जिला स्तर पे भी जो भी बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाते हैं, उसमें इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। बहुत से ऐसे प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं एडॉप्शन को लेके, और इसमें विज्ञापन भी प्रसारित किए जाते हैं कि भाई आप इस तरह भी बच्चों को इलीगल तरीके से ना लेके लीगली बच्चों को इस तरह से गोद ले सकते। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे अनाथ तो हैं, लेकिन अपने परिवार के बीच में ही रह रहे हैं, जैसे अभी आपने भी बताया, तो इन बच्चों को आर्थिक सहायता देने का भी कोई प्रावधान है?
हाँ बिल्कुल, ये भी एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है, एक स्पॉन्सरशिप स्कीम। उसके तहत भी ऐसे बच्चों को, जो बच्चे किसी कारण से जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है या माता पिता दोनों गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, और तो ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप जो प्रतिमाह 4,000 रुपये दी जाती है, तो 4,000 रुपये से हम उन बच्चों को लाभान्वित करते हैं, तो जो उनके एजुकेशन ना रुके उनकी आगे, या उनके हेल्थ के लिए, उनके पोषण के लिए भी ये 4,000 रुपये एक बच्चे को आर्थिक सहायता 18 वर्ष तक दी जाती है। जी, तो ये तो हम बात कर रहे थे कि कैसे अगर कोई बच्चा अपने परिवार के भीतर ही रहता है और उसको आर्थिक सहायता मिलती है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत आपदाओं से ग्रसित राज्य, हम कह सकते हैं कि बाढ़ का खतरा, भूस्खलन का खतरा। तो अगर आपदा में अगर कोई बच्चे ऐसे इस स्थिति में पहुँच गए कि उनको उनकी परवरिश का कोई करने वाला कोई नहीं है, तो उन बच्चों के लिए फिर क्या योजना होती है, व्यवस्था होती है? आपदा की स्थिति में अगर कोई बच्चा अनाथ हो गया है या उसको पालने वाला कोई नहीं है घर में, या उसके जैसे संरक्षक हैं वो नहीं है, तो उस स्थिति में वो बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करके बच्चे को होम, जो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं, उसमें बच्चे को प्रवेश दिया जाता है, जहां पर उस बच्चे की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होती है। उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण पोषण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जी। और बच्चे को अगर कोई उनके पेरेंट्स रख भी रहे हैं, इसमें ऐड करना चाहूँगी, तो कोई उनके परिजन है या वो किसी के साथ रह रहा है, तो उनको फिर ये स्पॉन्सरशिप स्कीम से अगर बच्चा अनाथ हो गया तो आर्थिक सहायता मिल सकती है। और कोई ऐसी हेल्पलाइन भी है जो लोग जिस पर ज़्यादा जानकारी ले सके, और आप इस तरह की कोई हेल्पलाइन है? बिल्कुल, आप 1098 हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन है, और उसमें कोई भी फ़ोन कर सकता है कि इस तरह। और ये भी एक मैं बताना भी चाहूँगी सभी को कि आप इस तरह 1098 जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है, पहले ये अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित की जा रही है यहाँ पे, तो इसमें आप कोई फ़ोन करके इस तरह की जानकारी देकर, ताकि इस तरह के बच्चे जो इस तरह बच्चों को सड़कों पे फेंक दे रहे हैं, बहुत से, तो मतलब वहाँ पर हम ये भी सोचना दे सकते हैं कि कोई बच्चा हमें दिखता है जो अकेला रह रहा है। बिल्कुल। और कि भाई मतलब उस पे ना, उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि उन बच्चों को ऐसे ना फेंक के 1098 पे कॉल करें, बल्कि ना आपकी जानकारी भी मतलब गुप्त रखी जाएगी, आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा कि आपके नाम का कहीं जिक्र होगा नहीं, और उन बच्चों को एक ऐसा शेल्टर मिल जाएगा, वो सुरक्षित एक माहौल उन्हें संस्था में मिल जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अहम जानकारियाँ थी गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे साथ ये जानकारी साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम आप। जी, तो एक बच्चे को परिवार का अधिकार है, जहां उसके हितों की सुरक्षा होती है, जहां उसके भविष्य का ख्याल रखा जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति, हर संस्था, हर व्यवस्था इस तरह से काम करे कि हर बच्चे को एक परिवार ज़रूर मिले। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में ज़रूरी जानकारियाँ मिली होंगी। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।